हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आप लोगों ने पिछले वीडियो में हमारा बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच उसके लिए। बच्चों, आज हम फिर से मिल रहे हैं अपनी नई वीडियो के साथ। आज बच्चों हम क्लास 12 के जो ज्योग्राफी है उसके बुक नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाएं, उसके पार्ट सेकंड में मिल रहे हैं। बच्चों, आज हम लोग 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो चले बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है। तो बच्चों, पहला जो हमारा क्वेश्चन है, इससे पहले कि मैंने क्वेश्चन आपको पार्ट फर्स्ट में करा रखे, अगर आपने वीडियो को नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख सकते हैं आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के। आपको हमारे चैनल पे सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट आसानी से मिल जाएगी, आपको ढूंढने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, डेयरी कृषि की सफलता किन बातों पर निर्भर करती है? डेयरी कृषि की सफलता किन बातों पर निर्भर करती है? यही क्वेश्चन देखो अलग अलग पेपर में बच्चों घुमा फिरा के पूछा जाता है। जैसे डायरेक्ट पूछा गया डेयरी कृषि की विशेषता बताइए। डेयरी कृषि क्या महत्व है विश्व में? यह नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के निकट मुख्य रूप से कैसे क्यों की जाती है? ठीक है बच्चों, तो चले देखते हैं बच्चों डेयरी कृषि का अर्थ देखते हैं। सबसे पहले तो डेयरी कृषि होती क्या है? डेयरी कृषि यह एक विशेष प्रकार की कृषि है। डेयरी कृषि एक कैसी कृषि है बच्चों? विशेष प्रकार की कृषि है जिसके अंतर्गत पशुओं को दूध के लिए पाला जाता है और उनका स्वास्थ्य, प्रजनन और चिकित्सा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो डेयरी कृषि क्या होती है ये तो पता चल गया। ये अब देखिए डेयरी कृषि के लिए क्या क्या चीजें, क्या डेयरी कृषि की विशेषता देखिए। पहला तो पूंजी की अति आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है बच्चों? पूंजी की। पैसा बहुत ज्यादा चाहिए डेयरी कृषि में। पशुओं के लिए छप्पड़, घास, संचित संचित का मतलब होता है बच्चों स्टोर करके, करने के लिए भंडार एवं दूध उत्पादन के में अधिक यंत्रों के प्रयोग के लिए पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। तो डेयरी कृषि के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों? पूंजी। ठीक है। सेकंड देखते हैं। सेकंड हमारा श्रम। श्रम मतलब होता है बच्चों लेबर। ठीक है। पशुओं के चराने, दूध निकालने आदि कार्यों के लिए वर्ष भर श्रम की आवश्यकता होती है। फोर्थ है बच्चों हमारा नगरीय और औद्योगिक क्षेत्रों में विकसित यातायात के साधन। विकसित यातायात के साधन। ठीक है बच्चों। और प्रशिक्षकों का उपयोग तथा पशु चरणीय की सुविधा उपलब्ध होने के कारण इस केंद्रों के निकट स्थापित की जाती है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बाजार बाजार के निकट होनी चाहिए। डेयरी कृषि का कार्य नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है क्योंकि ये क्षेत्र ताजा दूध एवं अन्य डेयरी उत्पादन के लिए अच्छे बाजार होते हैं। पॉइंट नंबर 6 देखिए बच्चों, मुख्य क्षेत्र। डेयरी उत्पादन विश्व में कहां कहां पे होता है? पहला है बच्चों हमारा उत्तर पश्चिमी यूरोप, दूसरा है कनाडा, तीसरा है न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तथा तस्मानिया में सबसे अधिक मात्रा में विश्व में यहाँ पे डेयरी कृषि देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों। ये आपके तो पेपर में कितनी बार पूछा गया है मेरे को भी नहीं पता होगा। ठीक है। ये अच्छा ना, मेरे को भी नहीं पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषताएं बताइए। तो बच्चों भूमध्य सागर आपको पता होना चाहिए, आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट है बच्चों। मैप में आपको पता होना चाहिए कि भूमध्य सागर हमारा कहां पर है। भूमध्य सागर बच्चों, भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता, यह कृषि भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेशों में की जाती है। यह विशिष्ट प्रकार की कृषि है जिसमें खट्टे फलों के उत्पादन पर विशेष बल दिया जाता है और यह शुष्क कृषि भी के नाम से जानी जाती है। गर्मी के महीनों में अंजीर और जैतून पैदा होती है। शीत ऋतु में यहां यूरोप एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में फलों एवं सब्जियों की मांग होती है, तब इसी क्षेत्र से इसकी आपूर्ति की जाती है। पॉइंट नंबर 5 देखिए बच्चों। इस क्षेत्र के कई देशों में अच्छे किस्म के अंगूर से उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा मतलब हाई क्वालिटी की शराब बनाई जाती है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा सीबीएसई बोर्ड 2008 में आया हुआ है। बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि की विशेषता को स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार की कृषि में अधिक मुद्रा मिलने वाली फसलें जैसे सब्जियां, फल, पुष्प लगाए जाते हैं जिनकी मांग नगरीय क्षेत्रों में होती है। सेकंड है बच्चों, इस कृषि में खेतों का आकार छोटा होता है। थर्ड है बच्चों, खेत यातायात के अच्छे साधनों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे बच्चों, ये भी आपका सीबीएसई एग्जाम 2010 2017 में आया हुआ है। चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुचारण के बीच में अंतर। बच्चों पशुपालन जो होता है ना, देखिए यही क्वेश्चन घुमा के पूछा गया, किन्हीं 5 भिन्नता प्रतिपादक बिंदुओं का उल्लेख करते हुए मिश्रित कृषि और डेयरी कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए 2016 में। चलवासी पशुचारण की परिभाषा लिखिए, इनके किन्हीं 4 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों अब हम देखते हैं चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण का अर्थ क्या है? चलवासी पशुचारण में पशुपालक समुदाय चारे एवं जल की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। पूंजी, यह पूंजी प्रधान नहीं होती है, इसमें ज्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये प्राकृतिक परिवेश में पाला जाता है। ठीक है बच्चों, थर्ड पॉइंट है हमारा पशुओं की देखभाल। पशु प्राकृतिक रूप से बड़े होते हैं और उनकी विशेष देखभाल नहीं की जाती है। फोर्थ पॉइंट है बच्चों पशुओं के प्रकार। चलवासी पशुचालक एक ही समय में विभिन्न प्रकार के पशु रखते हैं, जैसे सहारा व एशिया के मरुस्थलों में भेड़, बकरी व ऊंट पालते हैं। अब चलवासी पशुचारण के क्षेत्र देख लीजिए बच्चों, ये इंपॉर्टेंट आपके मैप के लिए। जब भी क्षेत्र की बात है ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे मैप के लिए। ठीक है बच्चों, ये पुरानी दुनिया तक सीमित है। इसके 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला, उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होते हुए मंगोलिया तथा मध्य चीन। सेकंड है बच्चों यूरोप व एशिया के टुंड्रा प्रदेश। थर्ड है बच्चों दक्षिण पश्चिम अफ्रीका एवं मेडागास्कर द्वीप। ठीक है, आगे देखते हैं वाणिज्यिक पशुपालन। वाणिज्यिक पशुपालन क्या होता है? ऐसा पशुपालन जो एक निश्चित स्थान पर विशाल क्षेत्र में रह करके की जाती है। इसमें फार्म की आवश्यकता होती है और उनके चारे की व्यवस्था स्थानीय रूप से की जाती है। पूंजी, बच्चों वाणिज्यिक पशुपालन में पूंजी बहुत अधिक मात्रा में चाहिए होता है। ठीक है, चलवासी पशुचारण से बहुत ज्यादा चाहिए होता है। ठीक है, पशुओं की देखभाल। पशुओं की को वैज्ञानिक तरीके से पाला जाता है और उनकी विशेष देखभाल की जाती है। पशुओं के प्रकार, इसमें उसी विशेष पशुओं को पाला जाता है जिसके लिए वह क्षेत्र अत्यधिक अनुकूल होता है। ठीक है बच्चों, इसके क्षेत्र। अब हम देखते हैं वाणिज्यिक पशुपालन के क्षेत्र। ये दुनिया में मुख्य रूप से कहां कहां पे होते हैं? तो बच्चों इसके जो क्षेत्र है हमारे कहां कहां पे, देखिए न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटाइन, यूरुग्वे को बच्चों उरुग्वे के भी नाम से जानते हैं, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में वाणिज्यिक पशुपालन किया जाता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों आपका। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? मिश्रित कृषि की विशेषता बताते हुए इसके प्रमुख क्षेत्रों के नाम लिखिए। मिश्रित कृषि क्या होती है? इस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है। फसलों के साथ साथ पशु जैसे मवेशी, भेड़, सुअर, कुकुर आय के प्रमुख स्रोत होते हैं। सेकंड है बच्चों चारे की फसलें मिश्रित कृषि के मुख्य घटक हैं। थर्ड है बच्चों इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है, ना तो छोटा होता है ना तो बहुत बड़ा होता है, मीडियम होता है मिश्रित कृषि में। फोर्थ है इसमें बोए जाने वाले अन्य फसल जैसे गेहूं, जौ, राई, जाई, मक्का, कंदमूल प्रमुख है। साक्यवर्तन एवं अंतः फसली कृषि मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ आ रही होंगी। जो चीजें आपको समझ नहीं आती वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लिया करें। ठीक है बच्चों, पॉइंट नंबर 5 है इस प्रकार की कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है, जैसे उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग, यूरेशिया के कुछ भाग एवं दक्षिणी महाद्वीप के समशीतोष्ण अक्षांश वाले भागों में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है हमारा? आदिकालीन निर्वाह कृषि की विशेषता बताइए। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले बता दूं। आदिकालीन, इसका अर्थ देखिए, निर्वाह कृषि कृषि का वह रूप होता है जिसमें कृषक मतलब खेत को जोत के फसल उगाने वाला व्यक्ति अपने परिवार के भरण पोषण हेतु उत्पादन करता है। इसमें उत्पाद बिक्री के लिए नहीं होते। आदिकालीन निर्वाह कृषि का प्राचीनतम रूप है जिसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, जिसमें खेत स्थायी नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, बदल बदल के खेती की जाती है। खेतों का आकार इसमें छोटे छोटे होते हैं। कृषि पद्धति, इसमें किसान एक क्षेत्र के जंगल या वनस्पति को काट करके या जला करके साफ कर देता है। खेत का
उपजाऊपन समाप्त होने पर उस स्थान को छोड़ करके भूमि के अन्य भाग कृषि हेतु तैयार करता है। फोर्थ देखते हैं बच्चों औजार। औजार पारंपरिक होते हैं, जैसे लकड़ी, कुदाली एवं फावड़े। फिफ्थ है बच्चों क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जहां आदिम जाति के लोग यहाँ कृषि करते हैं। ये अफ्रीका, उष्णकटिबंधीय दक्षिण व मध्य अमेरिका, दक्षिण पूर्वी एशिया में की जाती है। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 कई तरीकों से पूछा गया बच्चों, पर क्वेश्चन एक ही है। ठीक है, 2016 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए आप क्वेश्चन की कितनी बार पूछे गए हैं अलग अलग तरीके से, इससे पता चलता है कि ये क्वेश्चन कितना वैल्यूएबल है। ठीक है, तो हम एक ही पढ़ेंगे। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की मुख्य विशेषताएं बताइए। ठीक है बच्चों, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। तो पहले हम अर्थ देख लेते हैं। इस प्रकार की कृषि में लोग परिवार के भरण पोषण के लिए भूमि के छोटे से टुकड़े पर काफी बड़ी संख्या में लोग चावल की कृषि में लगे होते हैं। यह भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। मुख्य फसलें इसमें कौन कौन सी होती है, जैसे कि इस कृषि के नाम से ही पता चलता है कि इसमें चावल प्रमुख फसल होती है। सिंचाई वर्षा पर निर्भर होती है। ठीक है बच्चों। थर्ड है हमारा खेतों का आकार। अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार इसमें बच्चों छोटा होता है। ठीक है, खेत एक दूसरे से दूर होते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, श्रम। भूमि का गहन उपयोग होता है एवं यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम की अधिक आवश्यकता होती है चावल प्रधान कृषि में। कृषि कार्य में कृषक को पूरा परिवार लगा रहता है। फिफ्थ पॉइंट नंबर 5, प्राकृतिक खाद। भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए पशुओं के गोबर की खाद एवं हरी खाद का उपयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 6 है बच्चों क्षेत्र। मानसून एशिया के घने बसे प्रदेशों में ये कृषि होती है। अब बच्चों हम देखते हैं चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। चावल रहित, जिसमें चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो यह कृषि चावल मुख्य फसल नहीं होती है और इसके स्थान पर गेहूं, सोयाबीन, जौ और सोरपम आदि फसलें बोई जाती हैं। यह कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर चावल की फसल के लिए पर्याप्त वर्षा नहीं होती है, इसलिए इसमें सिंचाई की जाती है। इस प्रकार की कृषि में भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक रहता है। पॉइंट नंबर 4 है खेत बहुत छोटे और बिखरे हुए होते हैं। पॉइंट नंबर 5 है बच्चों मशीनों के स्थान पर खेती के अधिकतर कार्य पशुओं द्वारा ही किए जाता है। पॉइंट नंबर 6 है बच्चों मुख्य क्षेत्र में ये उत्तर कोरिया, उत्तरी जापान, मंचूरिया, गंगा सिंध के मैदान भागों में होता है। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसको भी अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, ये भी देखिए क्वेश्चन 2017 और 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। रोपण कृषि की मुख्य विशेषता बताइए। और यही क्वेश्चन घुमा के कैसे पूछ रहा है, संसार के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित रोपण कृषि की किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो बच्चों रोपण कृषि का अर्थ क्या है? रोपण कृषि एक व्यापारिक कृषि है जिसके अंतर्गत बाजार में बेचने के लिए चाय, कॉफी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केले व अनानास के पौधे लगाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट है खेतों का आकार। इस कृषि क्षेत्र का आकार बहुत ही बड़ा होता है। पूंजी निवेश, बागानों की स्थापना न व उनके चलाए रख रखाव के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों। पॉइंट नंबर 4 है हमारा तकनीकी व वैज्ञानिक विधियां। इसमें उच्च प्रबंध तकनीक की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए उच्च तकनीक की आवश्यकता होती है। और एक फसलीय कृषि, यह एक फसलीय कृषि है जिसमें एक फसल के उत्पादन पर ध्यान किया जाता है। ठीक है बच्चों। श्रम, इसमें काफी श्रम की आवश्यकता होती है। श्रम स्थानीय लोगों से प्राप्त हो जाता है। परिवहन के साधन सुचारू रूप से विकसित होते हैं जिसके द्वारा देखो परिवहन से क्या होता है ना, फसलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लाने ले जाने के लिए सही होता है। क्षेत्र, इस कृषि में यूरोप एवं अमेरिकी लोगों ने अपने अधिक उष्णकटिबंधीय उपनिवेशिक स्थापित किए। मतलब जहां जहां पे उपनिवेशिक क्षेत्र यूरोप के देशों ने बनाए वहां पे इस कृषि का विस्तार हुआ। तो बच्चों ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आप चाहते हैं कि 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन की भी वीडियो हम अपने चैनल पे अपलोड करें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम
5 मार्क्स वाले क्वेश्चनों को भी अपलोड कर दें। बच्चों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें। अगर वीडियो में किसी तरह की कुछ कमी लगती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम अपनी वीडियो में सुधार करेंगे। ठीक है बच्चों? और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कम से कम आप अपने एक फ्रेंड और एक स्कूल ग्रुप में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा बच्चों चैनल बिल्कुल ग्रोइंग पीरियड पे है और आपकी मदद की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।